हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंधन अकेडमी। तो आज हम हिंदी का 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और पूर्ण पेडागोजी के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इस प्रश्न में आप देखोगे ये 2023 का प्रश्न पत्र है कि इसमें आपके अभिकथन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तर्क पर आधारित, अभिकथन पर आधारित, और इसी तरीके के प्रश्न आपके 2024 में भी पूछे गए हैं। तो पूरी संभावना है। ठीक है, अभी आपका जो जनवरी 2024 में हुआ था एग्ज़ाम, और ये आपका 23 में हुआ था अगस्त में। तो इन दोनों के आधार पर ही आपके जुलाई में भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये दोनों ही प्रश्न पत्र आपके ऑफलाइन हुए थे और आपका जुलाई में भी ऑफलाइन ही हो रहा है। तो इस प्रश्न पत्र को आप पूर्ण मन लगा करके और पूर्ण धैर्य के साथ अंत तक अवश्य देखें। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको ऐसी ही वीडियो चैनल पर मिलती रहती हैं। प्रश्न है आपका पहला, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। यानी कोई बच्ची है, कोई विद्यार्थी है जो अपने बारे में ये बता रही है कि वो जब भी भाषा का प्रयोग करती है तो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि ये कैसी हो, यह सही हो। तो ये किस पर आधारित है? परभाषा व्यवहार, याद रखना, पुनरावृत्ति यानी दोहराना, या फिर स्वनिरीक्षण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, स्वनिरीक्षण। यानी वो अपना स्वयं का निरीक्षण करते हुए भाषा का प्रयोग करती है। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। ये मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्य भाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अब देखो, विभिन्न दर्शनग्राही तो यानी वो किसी चीज़ का हमें दर्शन नहीं हो रहा है, और श्रव्य भाषिक भी नहीं है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण भी नहीं है। संप्रेषण यानी संप्रेषण तो वही है कि बातचीत का जो भी माध्यम होता है। तो ये है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यानी ये बच्चे जब भी कोई ये कविता गा रहे हैं, ठीक है, संप्रेषण तो हो रहा है, मौखिक है आपका, लेकिन क्या है, इसके साथ साथ भौतिक प्रतिक्रिया भी है। यानी चीज़ों को स्पर्श कर करके बच्चे सीख रहे हैं। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। ये किसका उदाहरण है? ठीक है, यानी विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर के, यानी जो उन्होंने पढ़ लिया है, 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का कार्य करते हैं और अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। यानी समूह बना लिए हैं, फिर अपने प्रश्नों को क्या करते हैं? अदला बदली करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक, या फिर पठन आकलन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा सहपाठी आकलन। यानी वो अपने दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो सहपाठी आकलन। अगला प्रश्न देखेंगे। मुझे ये काम बहुत पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिएगा। आप स्वयं देख पा रहे होंगे कि आपका जो 2018 से हमने प्रश्न पत्र लिए थे, उन प्रश्न पत्रों से लेकर के और 2023 तक प्रश्न पत्रों का लेवल कितना बदल गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये जो 2024 में आपका जनवरी में हुआ था और ये 23 वाला प्रश्न पत्र, ठीक है, इन दोनों ही प्रश्न पत्र को भाषा के सेक्शन में, ठीक है, अगर आप दोनों ही तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको दोनों ही प्रश्न पत्र देखने ही रख। अगर आप एक प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हो, जैसे सेकंड की ही कर रहे हो या फिर फर्स्ट की ही कर रहे हो, तब भी आप दोनों को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको भाषा और सीडीपी, ठीक है, भाषा और सीडीपी को आप फर्स्ट और सेकंड दोनों ही को देखिएगा। तो इस तरीके से आपके 4 प्रश्न पत्र हो जाएंगे और 4 प्रश्न पत्रों से आपको यानी बहुत ज़्यादा ये अनुमान लगाने में बहुत ज़्यादा मतलब
हेल्प मिलेगी कि प्रश्नों का लेवल किस तरीके से बदला है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं कार्ड से वाक्य याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। यानी कोई बच्चा है या बच्ची है तो वो कहती है कि अध्यापिका उसे एक कार्ड देती है और जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ। समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। तो शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिएगा। तो इससे क्या बोध होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। यानी जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है आपका, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। जैसे कि आपका अभिकथन है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये बिल्कुल आपका अभिकथन सही है, क्योंकि जब भी बच्चे आपके स्कूल में आते हैं तो वो पूर्ण भाषा से लैस होते हैं और उनकी जो भी आयु होती है उस आयु के अनुसार वो अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्ण सक्षम होते हैं। लेकिन भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये बिल्कुल गलत है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, योग्यताओं के प्रदर्शन में कभी भी रुकावट नहीं होती है, जबकि ये एक संसाधन के रूप में आप इसका प्रयोग बच्चों से भी करवा सकते हो और स्वयं शिक्षक होने के नाते भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत, उपयोगितावादी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, उपयोगितावादी। यानी कहाँ किस तरीके से भाषा का हमें प्रयोग करना है, उपयोग करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका ये मत किससे प्रतिध्वनित यानी मेल खाना होता है, यानी किससे मेल खाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बहुभाषावाद, सहजवाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 3, व्यवहारवाद। यानी उसने बच्चे ऐसे कभी कभी शब्द बोलता है कि जो उसने अपने परिवार में या किसी भाई बहन या उसके समाज से उसने नहीं सीखे हैं। तो उसकी जो माँ है उसका क्या मानना है? उसकी माँ का मानना है कि बच्चे किससे भाषा सीखते हैं? तो अपने परिवार और आस पड़ोस परिवेश में अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। ठीक है। तो ये किससे प्रतिध्वनित है? तो राइट आंसर है आपका व्यवहारवाद। अगला प्रश्न देखेंगे, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? यानी कौशलों के निर्माण में, ठीक है, जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म। तो राइट आंसर है आपका उद्गामी साक्षरता। यानी पहले से बच्चे जो भी पठन निर्देश शुरू करते हैं,
ठीक है, तो उससे पहले जो भी विकसित कर लेते हैं, तो ये है आपका उद्गामी साक्षरता। एक प्रश्न है आपका अगला, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषिक पठन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, संभाषिक पठन। अब देखो सस्वर पठन आपका नहीं है, क्योंकि सस्वर पठन वो पठन होता है जिसमें कि बच्चे जोर जोर से बोल बोल करके पाठ करते हैं किसी चीज़ का, जैसे पहले टीचर ने बोला और टीचर के बाद बच्चे उस चीज़ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, और साझा पठन यानी हम किसी चीज़ को साझा कर लेते हैं और या फिर कोई मॉडल बच्चे को प्रस्तुत करके हम दिखाते हैं। ठीक है, कि आपको इस तरीके से ये करना है, तो ये क्या है? तो ये है संभाषिक पठन। अगला प्रश्न है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे? ठीक है, संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम यानी टॉप डाउन, अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, अधोमुखी यानी बॉटम अप उपागम। यानी जैसे प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है? ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा यानी पठन सिखाने से पहले बच्चे को आप पढ़ना सिखाने से पहले मूल तत्व जैसे वर्ण हैं, स्वनिम है, स्वनिम आपकी जो ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे ह, क और ख, ग, ये जब अक्षर हमारे अलग अलग होते हैं तो इन्हें स्वनिम ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों को मिलाया जाता है। यानी ये जो हमारे शब्द हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको मिलाया जाता है। जैसे कि हमने लिखा क और ल और म, अगर ये हमने दूर दूर लिख दिया है तो ये स्वनिम है, लेकिन अगर हम इन्हें मिला करके लिख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कलम। यानी ये सारी चीज़ें हम बच्चे को क्या करते हैं, सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है आपका, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने का योग्यता मंद पड़ जाती है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब ये सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती। यानी ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी, तो प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा जैसे पहले जो सही वर्तनी लिखना जानता है, लेकिन ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से और ये गति मंद पड़ जाएगी, ये आपका बिल्कुल गलत है। और जब वो अपनी वर्तनी लिखने की योग्यता को कर लेता है तो उसकी योग्यता मंद ये नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण बोलते समय प्राय आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? यानी नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय क्या करते हैं, यानी उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते आप उनकी समस्या को किन तरीकों से दूर करेंगे? जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंत्य क्रियाएं अधिक हों। काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। अब देखो, जब उन्हें समस्या आए तभी सिर्फ उनकी गलती को सुधार आप करें,
तो ये भी आपका सही नहीं है। और सस्वर वाचन से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास बच्चे में नहीं जगेगा तब तक वो भाषा अच्छे से नहीं सीखेगा। आपको आत्मविश्वास बच्चे को पैदा करना है। और काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम क्लास में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, और उसमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3। यानी कक्षा में आप ऐसे खेलों, ऐसी गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हो कि जिसमें बच्चा क्या है, मौखिक अंत्यक्रियाएं अधिक करता हो, यानी उसको बोलने के ज़्यादा अवसर मिले। ठीक है, जब बच्चा ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा मौखिक अंत्यक्रियाएं करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? यानी आप बच्चे को कोई नई शब्दावली सिखाते हो तो इसके लिए सबसे प्रभावशाली तरीका आपको देखना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। याद आपको नहीं करवाना है, ये आपका निगेटिव पॉइंट होता है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, ये भी आपका नहीं होगा। ग्रामर बेस भी आपको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। और कोई भी नया शब्द आप बता रहे हो तो शब्द विलोम के द्वारा उसका अर्थ नहीं सिखा सकते हो। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा सिखाए, परिभाषा भी बच्चों को आपको नहीं रटानी है। तो अब हमारे ये तीनों कट गए, बचा हमारा और नंबर 4। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें, यानी किस स्थिति में इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से आप उस बच्चे को समझा सकते हो। अगला प्रश्न है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल, अर्जन, प्रक्रिया या फिर उत्पाद? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, कौशल। यानी भाषा सीखना आपका एक कौशल है, ठीक है। और ये सीखी किस तरीके से जाती है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक आपकी अर्जन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, से मिलान कीजिए। ये मैं थोड़ा आपको छोटा करती हूँ, आप देख पा रहे होंगे खुद, ठीक है। आप ये स्वयं से देखिए कि आपके ये जो 2023 का प्रश्न पत्र है और 2024 का प्रश्न पत्र है, इसमें भाषा के सेक्शन में आपके बहुत बड़े बड़े प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है। और यही सीटेट में पास करने की सबसे बड़ी ट्रिक होती है, क्योंकि आपके पास 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। यानी 150 प्रश्न होते हैं आपके, और 150 ही आपके पास मिनट होती हैं, और प्रश्न पढ़ने में ही आपके कम से कम 4 से 5 मिनट एक प्रश्न में ही निकल जाते हैं। तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ अवश्य लगानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाते हो तो आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हो, ठीक है। ये है आपका पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। ये पठन के तरीके हैं। और पाठक को क्या करना चाहिए, अनुमान, ठीक है। लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। निष्कर्ष निकालना, अपरिचित शब्दों को समझने, ये देखो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पढ़ने में। तो इसका मैं सीधा सीधा आपको राइट आंसर बताती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पूरा प्रश्न पत्र आपको ये मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ आपको सभी प्रश्न पत्रों की, ठीक है, 2011 से 2024 तक के सभी प्रश्न पत्रों की PDF मिलेगी। साथ ही साथ NCERT की किताबें भी वहाँ आपको यानी वहाँ इन किताबों की भी PDF आपको मिलेगी। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वहाँ उस चीज़ की भी आपको PDF मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से आप मिलाइएगा, ठीक है। अभी मैं इसका आपको सीधा सीधा आंसर बताती हूँ। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2, ठीक है। राइट आंसर आपका है नंबर 2, यानी आपका 1 का 5 है। अनुमान, तो अनुमान यानी पाठ सामग्री किस बारे में है, ये जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का
प्रयोग करना चाहिए। और वी का फर्स्ट है, तो बी के फर्स्ट में आपका है यानी निष्कर्ष निकालना। तो लेखक कैसे लिखते हैं, इस आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। हम जब भी किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हैं तो हम यही महसूस करते हैं। सी का आपका सेकंड है, ठीक है। तो संदर्भ जोड़कर अर्थ निकालना, तो ये आपका हो जाएगा अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ सामग्री से कुछ हिस्से से मदद लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, डी का आपका है 4। तो डी का तो इसका सीधा सीधा यही है आपका इसके सामने वाला, यानी गहन पठन किसे कहते हैं। तो पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये आपका गहन पठन होता है। और ई का है आपका थर्ड, ठीक है, यानी पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। तो थर्ड में है यानी शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए ये देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई हैं। आगे बढ़ेंगे हम, और आगे आपका यह यहाँ से गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है। इन्हें हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने सिर्फ अभी पेडागोजी के प्रश्नों को लिया है और सिर्फ पेडागोजी के प्रश्नों में ही हमारा 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, 20 से 22 मिनट। तो इस तरीके से आपका सीटेट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अवश्य लगानी है। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। तो ये कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं। यानी हम धन्यवाद सामान्य व्यवहार में हम बहुत से मनुष्यों के से क्या करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। तो इसके साथ साथ हमें प्रकृति का भी धन्यवाद क्यों नहीं बोलना चाहिए, जो हमें क्या क्या देती है, जलवायु प्रदान है, ईश्वर के लिए भी हम दे सकते हैं, भोजन दिया है, ऊर्जा दी है, ठीक है। हम ईश्वर से संवाद करें कि वे हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, यानी दुखों के कारण क्या है, हमारे विकार और बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। यानी क्या करना है आपको, मानवीय पुरुषार्थ करना है। जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। आप इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, उन पर अंडरलाइन करते हुए अपने पैराग्राफ को पढ़ें। आपको 2 बार 3 बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास एग्जाम टाइम नहीं होता है। प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है दया, स्वार्थ, संस्कृति या फिर स्वभाव। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, दया। अगला प्रश्न है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है। अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं। अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नंबर 4, यानी जो बुराइयां हैं वो किसके कारण फैलती हैं, अज्ञानता के कारण फैलती हैं। सुख दुख का कारण है प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य या फिर कर्म। तो राइट आंसर है कर्म, यानी हमें हमारे जो सुख दुख हैं वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। और ये देखो जो भी मैं अंडरलाइन करवाती हूँ उन अंडरलाइनों से आपको ये प्रश्न मिल जाते हैं। मेरी आगे की कई वीडियो में आपको प्रश्न छांटना सिखाया भी है कि आपको किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न छांटने होते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, सुख भोगना, सफाई करना, पुरुषार्थ या फिर दुख भोगना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, पुरुषार्थ, ठीक है। यानी प्रायश्चित के साथ साथ मनुष्य को और क्या करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है
मन सब विकारों का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना, यानी मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से आपको यहाँ तात्पर्य बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा यानी मन से बुरे भावों का निष्कासन, यानी आपको अपने मन से सारे जो भी बुरे विचार हैं उनको दूर कर देना है। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो राइट आंसर आपका है नंबर 3, यानी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो स्वार्थ का विलोम शब्द आपका होगा निस्वार्थ, यानी बिना स्वार्थ के। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका प्रत्यय कौन सा होगा? तो राइट आंसर है आपका ई है। ठीक है, मानव और प्लस ई और मिलकर के ये क्या बन गया आपका? मानवीय। कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार और अंधेरा। तो अब इसमें देखो आपका कौन सा हो गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, क्योंकि ये सभी आपके विलोम हैं, ये आपके शब्द विलोम हैं। शुद्ध का अशुद्ध, सुख का दुख, ज्ञान का अज्ञान, लेकिन अंधकार का अंधेरा, ठीक है, ये आपका समानार्थी हो गया। तो यही आपका क्या है? यही आपका भिन्न है। अब हम कविता पढ़ेंगे, काव्यांश। आया समय उठो तुम नारी, हे नारी अब समय आ गया है तुम उठो, तुम्हें युग का निर्माण करना है। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, यानी इस आज़ादी की नींव जो खुद रही है, यानी आज़ादी की जो नींव हमारी चल रही है, ठीक है, इसमें तुम्हें प्रगति का पत्थर भरने हैं, यानी इस नींव में आपको प्रगति के पत्थर भरने हैं। अपने को तुम कमजोर मत समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो, यानी तुम पूरे जगत की क्या हो? जननी हो, जन्म दायिनी हो, और तुम सभी का गौरव हो। सिर्फ इतनी ही कविता दी गई है आपकी, तो इसके प्रश्नों को देखेंगे। कविता का मुख्य स्वर है गौरवगाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या फिर स्वतंत्रता। तो राइट आंसर है आपका स्त्री शक्ति। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश है? औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है, अप्रासंगिक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा संज्ञान योग्य है, यानी जानने योग्य है। संज्ञान का अर्थ होता है जानना। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? सबला, नीव, अबला या फिर गौरव। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 3, अबला। अगला प्रश्न है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमजोर न समझो। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1, युग निर्माण तुम्हें करना है, यानी स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव। तो युग निर्माण तुम्हें करना है, यानी तुम एक युग का निर्माण कर सकती हो। कविता के अनुसार स्त्री को गौरवगान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगला प्रश्न है, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या फिर यमक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसका हम नहीं आपको बताएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में इसका राइट आंसर हम आपको बताएंगे। अभी इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। कमेंट करके आप इसका राइट आंसर अवश्य बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और PYQ आपको किस तरीके से लगाने हैं इस पर भी हमने आपको बता दिया है कि आपको इस तरीके से, अगर आप उस तरीके से PYQ लगाते हो तो निश्चित ही आप CTET में सफल होंगे और एक अच्छे स्कोर के साथ सफल होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आप कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर भी अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।